नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही है। अब देखो सुचारू रूप से पढ़ाई चल रही है नहीं चल रही है आज पता चल जाएगा, क्योंकि सीबीएसई ने आपका सैंपल पेपर अपलोड कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग सीबीएसई द्वारा जो अपलोड किया हुआ है हिंदी का पेपर वो सोल्व हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मैंने कहा था ना 100% आएगा। अब जितना हमारा कोर्स हो चुका है उसमें 80% हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब देखो कितनी अच्छी खुशखबरी है ना, 80% कवर कर लिया, मात्र 20% हमारा बचा हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी सेशन से जुड़ जाइए, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना याद है कितना याद नहीं है। क्या सर ने जो कहा था कि 100% हमें मार्क्स दिलवाएंगे, क्या ये बात सच्ची निकलेगी या नहीं निकलेगी, तो इस सैंपल पेपर से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पेपर हमारा 2 खंडों में होगा, खंड क और ख। खंड क जो होगा उसमें 49 क्वेश्चन होंगे, 49 एमसीक्यू, जिसमें से हमें 40 क्वेश्चंस करने हैं, यानी 49 में से 40 क्वेश्चंस हमें करने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी 40 क्वेश्चन कर दो। जैसे कि मान लो एक टॉपिक दिया हुआ है, जैसे अलंकार है, अलंकार से 5 क्वेश्चन पूछेगा, 5 में से हमें 4 करने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सभी टॉपिकों से 5-5 होंगे, जिसमें से हमें 4-4 क्वेश्चंस करने हैं। टोटल क्वेश्चन होंगे खंड क में 10 होंगे, तो 10 जो क्वेश्चन होंगे तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। मतलब कहने का क्या है, तात्पर्य क्या है, एक क्वेश्चन होगा उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से हमें 4 करना है, तो चारों एक एक नंबर के होंगे, तो 4 हो जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएंगे। दूसरा जो खंड ख है उसमें से हमें 7 क्वेश्चंस करने हैं, वो भी 40 मार्क्स के होंगे, ठीक है। मैंने बता दिया था कैसे कैसे डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले हम लोग पेपर हल कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका जो पेपर होगा वह कितने मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का होगा, जिसमें से 40 तो आपको एमसीक्यू के करने होंगे और 40 आपके राइटिंग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। हाँ, राइटिंग क्वेश्चंस होंगे। अब ये 2 खंडों में है, मैंने बता दिया था पहले ही, अभी मैंने बताया भी था। कैसे बताया था आपको देख लीजिएगा एक बार, कि एक तो खंड क होगा, एक तो क्या होगा खंड क, जिसमें से कितने होंगे 10 प्रश्न होंगे, 49 में से हमें कोई भी 40 करने हैं, वो आपको पता ही है। खंड ख होंगे उसमें 7 होंगे और ये भी 40 का होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है, एक बार उसे हम लोग देख लेते हैं। एक गद्यांश है जिसमें से हमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, क्वेश्चंस होंगे, और वो भी कैसे होंगे, एमसीक्यू होंगे। अब देखो जो गद्यांश है हमारा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है आप लोगों को, और ये कितने होंगे, 5 होंगे। तो देख लीजिए एक बार, पढ़ लो जल्दी से, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग। घर जैसा छोटा सा शब्द भावात्मक दृष्टि से बहुत विशाल होता है। बात तो सही है, घर होता है। देखो किसी भी गद्यांश को पढ़ो ना, तो पहली बार में जब पढ़ो आप लोग, तो बिल्कुल शांति से, बिल्कुल मन को सिक्योर रखकर एक जगह रख करके कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द आते हैं ना उसको अंडरलाइन कर लिया करो। देखो अभी मैं अंडरलाइन करूंगा और वहां से कितने क्वेश्चन हमारे हम लोग सही कर पाते हैं। देखो, घर जैसा छोटा सा शब्द भावात्मक दृष्टि से बहुत विशाल होता है। घर है वो किसकी दृष्टि से, भावात्मक दृष्टि से कैसा होता है, बहुत विशाल होता है। इस आधार पर मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी, बंगला आदि इसके समानार्थी बिल्कुल भी नहीं लगते। बात तो सही है, घर के समानार्थी ये कुछ भी नहीं होते हैं, क्योंकि इनका सामान्य संबंध दीवारों, छतों और भारी आंतरिक साज सज्जा तक सीमित होता है, जबकि घर प्यार, भरोसे और रिश्तों की मिठास से बनता है। घर किससे बनता है, प्यार होना चाहिए उसमें, मिठास होना चाहिए उसमें। लेकिन फ्लैट व्लैट उसमें क्या होता है, पैसा आना चाहिए, किराए पे दे दिए पैसा आना चाहिए, ऐसा घर में नहीं होता। घर में जैसे ही घर में घुसते हैं एक शांति से मिल जाती है, हाँ मैं बस यहीं रहना चाहता हूँ, कहीं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। आदर्श घर वही है, यानी आदर्श घर कौन सा होता है, जिसमें प्रेम और भरोसे की दीवारें, आपसी तालमेल की छतें, रिश्तों की मधुरता से खिले खिले रंग, स्नेह, सम्मान, संवेदनाओं की सज्जा हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे आदर्श घर कहा जाता है। घर में भावात्मकता है, वह भावात्मकता जो संबंधों को महक आकर परिवारों को जोड़े रखती है, यानी ऐसी भावात्मक संबंधता जो महकर परिवारों को जोड़े रखती है। यह बात हमें अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि जब रिश्ते महकते हैं तो घर महकता है। बात तो सही है, जब रिश्ते महकते हैं तो क्या महकता है प्यारे बच्चों, घर महकता है। प्यार अटखेलियां करता है, बात तो सही है, तो घर अटखेलियां करता है। जब प्यार अटखेलियां करेगा तो पूरे घर के सदस्य अटखेलियां करेंगे, यानी कि खेल, यानी कि मनोरंजन के साथ साथ में प्रत्येक कार्य कर लेते हैं, तो उसे अटखेलियां कहा जाता है। जिसमें खेल, प्रत्येक प्रकार का कोई भी खेल हो जो हम खेलते हैं ना, हमारा जो खेल है फिक्स है, जो कोई भी हो, चाहे कैरम बोर्ड हो, चाहे चेस हो, चाहे कुछ भी हो XYZ, तो उसे अटखेलियां कहते हैं, एक दूसरे से मजाक करते हुए।
रिश्तों का उल्लास, घर का उल्लास, वास्तु से रिश्तों का उल्लास, घर का उल्लास हो, इसलिए रिश्ते तो घर हैं। वास्तु से रिश्ते को क्या बताया गया, घर बताया गया है। और रिश्तों के बीच बहता प्रेम घर की नींव, और प्रेम को क्या बताया गया, घर की नींव बताया गया। यह नींव जितनी मजबूत होगी घर उतना ही मजबूत होगा। बात कहते हैं ना कि नींव जितनी मजबूत होगी ना, घर उसके ऊपर उतना ही हम लोग बड़ा कर सकते हैं। न जाने क्यों आज का मनुष्य संवेदनाओं से दूर होता जा रहा है। उनके मन की कोमलता कठोरता में बदल रही है। दिन रात कार्यों में व्यस्त रहने और धनोपार्जन की अति तीव्र लालसा इच्छा से उसके अंदर मशीनियत बढ़ रही है। इसलिए उसके लिए घर के मायने बदल रहे हैं, उसकी अहमियत बदल रही है। इसी कारण आज परिवार में आपसी कलह, द्वंद्व आदि बढ़ रहे हैं। आज की पीढ़ी प्राइवेसी, व्यक्तिगतता के नाम पर एकाकीपन में सुख खोज रही है। यही सोच मेरा कमरा मेरी दुनिया तक सिमट गई है। मेरा कमरा मेरी दुनिया तक सिमट गई है, यानी व्यक्तिगत एकाकीपन आ गया है लोगों में। एक छत के नीचे रहते हुए भी हम एकाकी होते जा रहे हैं। काश सब घर की अहमियत समझे और अपना अहम उठाकर घर को घर बनाए रखने का प्रयास करें। यानी प्यारे बच्चों, इसमें क्या बताया गया, इसमें यही बताया गया पूरे इस गद्यांश को मैं सारांश तुम्हें बता देता हूँ। इस घर में यही बताया गया है, इस गद्यांश में जो घर होता है ना, घर वह होता है, वह प्यार का मंदिर होता है जिसमें मनुष्य को किसी भी प्रकार का एकाकीपन न लगे। हमेशा उसमें प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति मिठास होना चाहिए, एक दूसरे के व्यवहार को समझना चाहिए, उसे घर कहा जाता है। और ऐसा घर नहीं होना चाहिए जिसमें कलह हो, द्वंद्व हो। वो क्यों होता है, आजकल इंसान है ना भौतिक लालसाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन को इकट्ठा करने में लगा हुआ रहता है। वह घर बिल्कुल भी नहीं है। आजकल लोग क्या करने लगे, हम दो हमारे एक, या हम दो हमारे दो, वो पूरा परिवार है। अरे नालायक, वो पूरा परिवार कहां से आ गया? जिसमें घर में माता पिता नहीं हो वो परिवार कहां से आ गया? जिसके माता पिता जीवित हैं और फिर वो अलग रह रहा है, वो कह रहा है कि हम दो हमारा एक, हम दो हमारे दो, वो कैसा परिवार हुआ? अभी जिन माता पिताओं ने आपको जन्म दिया है उनको आप लोग कहां, किसी धर्मशाला में छोड़ रखा है, किसी में कहीं पर भी छोड़ रखा है, किसी के पास भी छोड़ रखा है, तो वो घर नहीं है। आजकल लोग एकाकीपन में ज्यादा खुशी ढूंढ रहे हैं। आजकल तो मोबाइल आ गया, ये मोबाइल दिखता है नहीं, ये नालायक, ये शरीर का एक अंग हो गया है। इससे प्यार मोहब्बत सब छीन रहा है, मिठास सब छीन रहा है। आप घर में 4 सदस्यों, 4 के मोबाइल है ना, बस अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। अरे पहले मम्मी पापा पीटा करते थे इस प्रकार से, आजकल पीटना बंद कर दिया है। क्यों? मोबाइलों में व्यस्त हो गए। तुम लोग अपने व्यस्त में, वो अपने मस्त में। ऐसे में प्यार कहाँ है? समझ में आ गया होगा। तो आपको प्यार से भरा घर चाहिए तो आपको मिठास रखनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा भावात्मक दृष्टि से, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भावात्मक दृष्टि से घर जैसे छोटे शब्द की विशालता में निहित है। यानी कि भावात्मक दृष्टि से देखो, पहला मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि इसमें हम लोग यदि आंसर ढूंढे ना, तो मैंने बताया था भावात्मक दृष्टि से, अभी बताया नहीं बताया था ना, देख लो। आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया, बार बार दिखाने की मुझे आवश्यकता भी नहीं है, आप लोग खुद भी समझदार हो। देखो भावात्मक दृष्टि में से क्या होना चाहिए, प्रेम, विश्वास, नाते, माधुर्य संवेदना होनी चाहिए, आकर्षक बनावट होनी चाहिए। आकर्षक बनावट चाहिए क्या, वो तो फ्लैट में चाहिए, घर में नहीं चाहिए। सुंदर रंग संयोजन, आंतरिक सजावट, हरियाली। किसमें चाहिए भी आंतरिक सजावट, रंग संयोजन? क्या होना चाहिए? वो तो फ्लैटों में होता है, वो तो शहरों में होता है। शहर के मकान होते हैं, फ्लैट के बराबर ही होते हैं, ध्यान रखना। स्नेह, सम्मान, सरसता, संवेदनाएं, संपन्नता, साजसज्जा काम के लिए। मन में सुंदरता होनी चाहिए, मन में भावात्मक सुंदर होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट, सॉरी, यानी कि कथन ए, यानी कि कथन एक सही है। यानी देखो 1 2 भी सही नहीं है, एक ये भी नहीं है। देखो इस तीनों को मैंने क्रॉस कर दिया है पहले से ही, तो नंबर 1 सही। यानी कि ऐसा घर होना चाहिए भावात्मक दृष्टि से विशाल घर कौन सा होता है, जिसमें प्रेम हो, विश्वास हो, नातों में माधुर्यता हो, मिठास हो और संवेदनाएं भरी हुई हो एक दूसरे के प्रति, यानी कि सहयोग करते हुए हम लोग चलते हैं, तो वही घर क्या कहलाता है बेटा, घर कहलाता है। ऐसे ध्यान आपको रखना है, ठीक है। देखो मैं पढ़ता रहता हूं एक क्वेश्चन, आगे देखिए, आगे चले हम लोग। नेक्स्ट है अब बताइए, सामान्य रूप में मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी आदि
शब्दों का संबंध किससे होता है? देखो अभी अभी बताया था, जैसे मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी आदि का संबंध किससे होता है? हृदय की भावनाओं से, वैभव और समृद्धि से। हृदय की भावना तो किस में होती है? घर में होती है। स्थानीय सुविधाओं से, बनावट और सजावट से। बनावट सजावट भी किस में होती है? ठीक है, तो इसमें मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी आदि शब्दों का संबंध किससे होता है? तो बता सकते हैं आप लोग राइट आंसर क्या होगा? तो आपको पता है ना, सीधी सीधी सी बात है कि मकान, भवन, फ्लैट। देखो वैभव समृद्धि तो होती है, लेकिन यहां पर हमारी क्या हो जाएगा? बनावट और सजावट से माध्यम से हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? घर कैसा होना चाहिए? जिसमें भावात्मक दृष्टि से होना चाहिए। और फ्लैट भवन में तो क्या होते हैं? बनावट अच्छी दिखाई देनी चाहिए, उसमें सजावट होनी चाहिए, क्योंकि वो पैसा कमाने का कार्य है भाई। पैसा कार्य वो नहीं होना चाहिए, ऐसा मकान में नहीं होना चाहिए, वह केवल फ्लैटों में ही संबंध ऐसा रखा जाता है। यही आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, आज की पीढ़ी को सुख किस में दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताइए। आज की पीढ़ी को सुख किस में दिखाई दे रहा है? एकांकीपन में। सीधी सी बात है, आज की पीढ़ी को सुख किस में दिखाई दे रहा है? एकांकीपन में दिखाई देता है। बोलो दिखाई देता है ना, एकांकीपन में। मैंने बताया था ना कि माता पिता भी किसी दूसरे घर में रहते हैं, नालायक पुत्र हो गया, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों से अलग घर में रह रहा है, तो एकांकीपन में खुशी ढूंढ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ध्यान से समझते रहना इनको। नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 क्या है? गद्यांश में प्रेम को घर का क्या बताया गया है? यानी कि प्रेम को क्या बताया गया है? अभी आभूषण बताया गया है, आधार बताया गया, भरोसा बताया गया, या उल्लास बताया गया है? तो बताइए क्या बताया गया है? यानी कि प्रेम क्या होता है? प्रेम क्या होता है? एक नींव होती है। क्या होती है? नींव। अब जिसमें प्रेम होगा, मैंने कहा ना, एक कठोर मजबूत नींव होगी, तो उसके ऊपर हम कितने भी बड़े ऊपर 2 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला मकान बना सकते हैं। और नींव क्या है? किसी मकान का आधार होता है। और जिसमें प्रेम मिठास भरी हुई होती है, तो उस मकान में कभी भी दुख का मौसम हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना, हर समय आप अपने मन को खुश रखो, प्रत्येक महीना, प्रत्येक दिन आपको फागुन जैसा माह दिखाई देगा, फागुन जैसा दिन दिखाई देगा, हरियाली भरा हुआ, खुशियों भरा हुआ, मिठास भरा हुआ दिखाई देगा, सभी जगह सौंदर्य दिखाई देगा। तो मन कभी दुखी नहीं रखना, मन को भी हमेशा खुश रखना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर नींव मजबूत होगी, तो क्या है वो? प्रेम क्या है? घर का क्या है? आधार है। जिस घर में प्रेम होगा, उस घर में कभी भी कोई कठिनाई या कोई समस्या नहीं आए, कोई दुख नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5वां क्या है? ध्यान से पढ़ना। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए, आदमी के अंदर संवेदनाओं की जगह मशीनियत बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है? व्यवस्था, अर्थोपार्जन यानी कि पैसा की अति महत्वाकांक्षा ने उसे यहां तक पहुंचा दिया है। तो क्या है? दोनों सही है या गलत है? बताइए जल्दी से। दोनों सही है या गलत है, या एक गलत है, एक सही है, एक सही है, एक गलत है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बता दो मुझे, क्या होगा राइट आंसर? हाँ, जल्दी से बताना है आप लोगों को। तो दोनों सही है। मेरे विचार से दोनों सही हैं। आपके विचार से क्या कहता है? देखो अभी अभी आया, प्रत्येक मनुष्य इंसानियत बन रहा है। क्यों? क्योंकि वह धन, पैसा इकट्ठा, उनकी लालसा वह क्या होती है? महत्वाकांक्षा, अभिलाषा, इच्छा। ठीक है, ये बढ़ती हुई जा रही है। तो क्या हो जाएगा? ए गलत नहीं है, दोनों सही है, दोनों गलत नहीं है। ए सही है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, ये व्याख्या गलत है। तो क्या हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बताइए जल्दी से मुझे, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट हम चलते हैं पद्यांश पे। 2 पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उपयुक्त विकल्प चुनकर हमको लिखना है। पढ़ लीजिए एक बारी से। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। बात तो सही है, सच हम भी नहीं है, तुम भी नहीं हो। संघर्ष हटकर जिन जिए तो क्या जिए हम कि हम या कि तुम, यानी संघर्ष से हमें अटकर नहीं जीना चाहिए। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो झुक गया
वह मृत हो गया, मर गया। जो वृंत जे जड़कर कुसुम, यानी कि जो वृंत होता है, डंठल होता है, उससे फूल जड़ करके टूट गया। यानी ये फूल है, ये उसका मतलब तना है, वृंत है, और यहाँ से फूल टूट करके नीचे गिर गया। जो पंथ भूल रुका नहीं, वह हार देख झुका नहीं। यानी कि जो पंथी है, जो राहगीर है, वह अपनी सभी समस्याओं को भूला नहीं है, वह प्रत्येक समस्या को ध्यान में रखता है, तो वह कभी हार से झुकता भी नहीं है। एक दिन हार हो जाएगी, दूसरे दिन अवश्य उसकी जीत होगी। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, जीवन वही सच हम नहीं। यानी कि जो चाहता है कि मैं इस समस्या से छुटकारा नहीं पाऊंगा, फिर भी वह उसे संघर्ष करते हुए उसे जीत जाता है, तो वही जीवन कहलाता है। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। यानी कि ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, यानी कि ऐसा होना चाहिए कभी हमारे प्राण, हमारे मतलब कहना कि हमें हमेशा कार्य करता ना चाहिए, हमें जड़ नहीं बनना है, हमें एक जगह रुकना बिल्कुल भी नहीं है। जो है जहाँ चुपचाप अपने आप में लड़ता रहे, यानी कि अपने आप में लड़ता रहे, बाहर बार कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन अपने आप में संघर्ष बढ़ता रहना चाहिए। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, यानी कैसी परिस्थितियाँ हो उसमें हमें दौड़ना चाहिए। टूटे नहीं झनसान बस संदेश यौवन का यही, यानी कि यही युवावस्था का, जवानी का यही संदेश है। सच हम नहीं है, अपने हृदय का सत्य अपने हमको खोजना है, अपने नयन का नीर अपने आप को हमको पहुंचना है। कहने का तात्पर्य क्या है कि सारा कार्य हमें करना है, अपनी समस्याओं से भी हमें ही लड़ना है, अपने सत्य से भी हमें लड़ना है, अपने आँखों का जो जल है वह भी हमें पहुँचना है, कोई दूसरा नहीं पूछेगा। आकाश देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही भटकरी दिशा मिलती है, सच हम नहीं। कहने का तात्पर्य आकाश पता नहीं, कहते हैं ना कि दूसरे वाला हमें सुख देगा या नहीं देगा, हम किसी के ऊपर निर्भर क्यों रहे, भी हम खुद मेहनत करेंगे ना, खुद जिएंगे, खुद के ऊपर हमेशा रहना। किसके द्वारा लिखित है? जगदीश गुप्त जी के द्वारा लिखित है। इस कविता में केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सही से सही विकल्प चुनना है। प्रतिकूलता के विरुद्ध जूझते हुए बढ़ना ही जीवन की सच्चाई है। परिस्थितियों से समझौता करके जोखिमों से बचना ही उचित है। लक्ष्य संधान हेतु मार्ग में भटक जाने का भय त्याग देना चाहिए। जीवन में अपने छाले खुद सहलाने का दर्शन अपनाना चाहिए। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? ए सही है, 1 या 3 सही है, 1 3 4 सही है। जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर, फटाफट आंसर दे दीजिएगा। हाँ, क्या होगा सही? तो देखो आया था ना, प्रतिकूलता के विरुद्ध जूझते ही बढ़ते रहना, यानी कहने का तात्पर्य कितनी भी समस्या क्यों ना आए, हमें कार्य करते हुए रहना चाहिए, हमें हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए रहना चाहिए, और यही जीवन की सत्यता है। परिस्थितियों समझौता करके जोखिम से बचना चाहिए? नहीं, बचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लक्ष्य संधान हेतु मार्ग में भटक जाने पर भय त्याग देना चाहिए। लक्ष्य संधान हेतु मार्ग में भटक जाने का भय त्याग देना चाहिए। जीवन में अपने छाले खुद सहलाने का दर्शन अपनाना चाहिए। अपने छाले खुद सहलाने का दर्शन अपनाना चाहिए, ये भी बात तो सही है, यानी अपनी समस्याओं से खुद को ही अवगत होना है, किसी दूसरे से नहीं होना है। ठीक है, और तो 1 3 4 बताइए जल्दी से क्या होगा, यानी कि दूसरा तो हो नहीं सकता, दूसरा है नहीं, और कौन कौन सा सही है फिर इसका भी देखो जल्दी से। क्या हो सकता है राइट आंसर, क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। तो भटक जाना भय त्याग देना चाहिए, ये भी सही है, ये भी सही, ये गलत नहीं है, ये गलत है। 1 3 4 आ रहा है क्या? 1 3 सही है बेटा, गे ऑप्शन सही है, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मरण अर्थात मृत्यु को जीतने का आशय। मरण अर्थात मृत्यु को जीतने का क्या आशय है? साधुता व साधना से अमृतत्व प्राप्त करना, योगाभ्यास और जिजीविषा से दीर्घायु हो जाना, अर्थ बल व दृढ़ इच्छा शक्ति से जीवन को कष्ट मुक्त करना, जीवन और जीवन के बाद भी आदर्श रूप में स्मरण किया जाना। तो क्या होगा? मरण और मृत्यु को जीतने का आशय क्या है? तो क्या है भाई? साधुता साधना अमृतत्व प्राप्त करना। अमृतत्व क्या होता है? कुछ नहीं होता ये तो। योगाभ्यास जिजीविषा दीर्घायु हो जाना, जीने की इच्छा कब बढ़ती है? जीने की जब बड़ी, जब मेहनत करेंगे। अर्थ बल व दृढ़ इच्छा शक्ति, जीवन में कष्ट मुक्त करना। कष्ट मुक्त तो होता ही नहीं है। जीवन व जीवन के बाद भी आदर्श रूप में स्मरण किया जाना, यानी कहने का तात्पर्य क्या है? जब तक कोई मनुष्य जीवित है, वह अच्छा कार्य करता है, लोगों को कोई दुख नहीं देता है, तो वह आगे तक हमेशा जीवित ही रहता है। मर भी आता है तब भी लोग उसे याद करते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी की नहीं का अर्थ क्या है? आकाश और धरती दोनों में संवेदनशील नहीं है, नहीं हो सकता। ईश्वर उदार है,
अतः वही सुख देता है, वही पसीजता है, यह भी सही नहीं है। सुचारू बनकर स्वयं ही जीवन में दुख दूर किए जा सकते हैं। सामूहिक परिवर्तनों से संकट की स्थिति निकला जा सकता है, ये दोनों नहीं है। बताइए सी होगा या डी होगा, जल्दी से बताइए सी होगा या डी होगा। हमेशा मैंने बताया भी है, हमेशा खुद के जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो स्वयं को लड़कर ही आगे निकलना चाहिए। हमें खुद की सफलता स्वयं खोजनी चाहिए, हमें और खुद को उद्देश्य में खुद को खोजना। सामूहिक कभी आजकल है ही नहीं, एकाकीपन जी रहे हैं सभी लोग। नेक्स्ट नंबर 4, अपने आप से लड़ने का क्या अर्थ है? अपने अच्छाइयों बुराइयों से भलीभांति परिचित होना, किसी मुद्दे पर दिल और दिमाग का अलग अलग सोचना, अपने किसी गलत निर्णय के लिए स्वयं को संतुष्ट करना, अपनी दुर्बलताओं की अनदेखी न करके उन्हें दृढ़ता से दूर करना। तो क्या होगा? अपने आप से लड़ने का क्या अर्थ है? अपने आप से लड़ना मतलब क्या है? अपनी कमजोरियों को खुद को पता होना, अपनी इच्छाओं बुराइयों से भलीभांति परिचित होना, किसी मुद्दे पर दिल और दिमाग अलग अलग, ये नहीं हो सकता। अपने किसी गलत निर्णय के लिए स्वयं को संतुष्ट नहीं, अपनी दुर्बलताओं की अनदेखी न करके, ये होगा डी ऑप्शन। ए नहीं होगा बेटा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 पर चलते हैं हम लोग। यो अवस्था हमें सिखाती है कि कथन पढ़कर सही विकल्प चुनिए। क्या सिखाती है अभी यो अवस्था? स्वयं को चैतन्य, गतिशील, आत्म आलोचक, आशावादी बनाए रखे, सजग रहे, किंतु जीवन में कभी कठिन परिस्थितियों में उत्पन्न ही नहीं होने दे। सुख दुख उतार चढ़ाव को भाग्यवादी बनकर स्वीकार करना सीखे। प्रतिकूल परिस्थितियों के आगे घुटने न टेके बल्कि दो हाथ करे। देखो, स्वयं को चैतन्य, गतिशील, आत्म आलोचक व आशावादी बनाए रखे, बात तो सही है, ये तो सही है, आत्म आशावादी बनाए रखे। सजग रहे, ठीक है, जीवन में कभी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होने दें। अरे उपस्थित होती रहती हैं कठिन तो कठिनाइयां, तो ये नहीं हो सकता। सुख दुख उतार चढ़ाव तो भाग्यवादी बनकर स्वीकार करना सीखें। सुख दुख उतार से भाग्यवादी बनकर, भाग्यवादी क्या बनकर भाई? प्रतिकूल परिस्थितियों से आगे घुटने न टेके बल्कि दो हाथ करें। 1 3 2, इसमें 2 ही हैं तो मतलब ये नहीं हो सकता, फिर तो ये तो क्यों, थोड़ा सा था ना, तो 1 और 4 होगा सही। तो 1 और 4 ख ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। एक और पद ध्यान से हमारा, वो भी देख लीजिएगा आप लोग, जल्दी से फटाफट देख लेते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं समय लगाएंगे। फसल किसान के कच्चे अधपके सपनों की लहलाती आस है, उसके हृदय की गहराइयों में अंकुरित एक विश्वास है। यह विश्वास है ढही हुई दीवार की निचाई का, 18 पार कर चुकी बेटी की सगाई का, परचूनिए की उधारी चुकाने का, मन के सपनों को नए परिधान पहनाने का। इस विश्वास की सलामती के लिए वह मूंदता है आंख, दिन में न जाने कितनी बार और दुआएं प्रेषित करता है, ऊपर तक भरोसे आशंका की रसाकसी में न जाने कितनी बार वह जानता है नींद से, और जगा देना चाहता है उस परमात्मा को भी जिसके बारे में सुनता आया है कि सभी कुछ उसके हाथ ही में। और इसलिए जब फसल सौंधी है, असल में किसान के सपने सौंधी आते हैं और फसल घर आ जाने पर सपने पक जाते हैं। कहने पूरी बात फसल पर लिखी हुई है, तो विनोद परशुन जी का लिखा हुआ है। फसल को किसानों के कच्चे अधपके सपनों की लहलाती आस का क्या कारण है? किसानों के कच्चे अधपके सपनों की लहलाती आस का क्या कारण? कच्चे अधपके सपनों की, तो क्या होगा? एक बार ऊपर कर लेता हूं थोड़ा सा। फसल देखकर बैंकों से सस्ते ब्याज पर ऋण सरलता से मिल जाना, फसल से किसान के सपनों की संबद्धता भावात्मक लगा होना, फसल से जुड़े निराई, सिंचाई, कटाई, गहराई, भंडारण आदि के सपने देखना, फसल से ही जीवन की जरूरी इच्छाएं को जागृत होने की संभावनाएं जुड़ी होना। तो क्या क्या हो सकता है अभी? फसल देखकर बैंक को सस्ते ब्याज ऋण सरलता से मिल जाते हैं, चुकाना तो पड़ेगा, सरलता से मिल जाए तो फिर क्या हो गया? फसल से किसान के सपनों की संबद्धता भावात्मक लगाव होता है, ये तो सही है, ठीक है, ये ठीक ठाक। अभी देख लेते हैं हम, 2 ऑप्शन आए हैं। फसल से जुड़े निराई, सिंचाई, कटाई, गहराई, भंडारण आदि के सपने देखना, फसल से ही जीवन की जरूरी इच्छाओं के साकार होने की संभावनाएं जुड़ी रहती हैं। बेटा 1 और 4 होगा, 2 और 4, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। हाँ, आगे देखिए,
किसान के हृदय की गहराइयों में अंकुरित हुए विश्वास की परिधि में आते हैं। क्या परिधि में आते हैं? कुछ पाकर गहराइयों से अंकुरित हुए विश्वास की परिधि में आते हैं। क्या क्या परिधि में आते हैं बेटा? कुछ पाकर सामाजिक कार्य करने की इच्छाएं, अति आवश्यक कार्य और मन के भावात्मक सपने, आधुनिक कृषि यंत्र आदि जुटा लेने की अभिलाषाएं, कठिन समय के लिए कुछ बचा कर रखने की योजनाएं। ये नहीं होना चाहिए। कुछ पाकर सामाजिक कार्य करने की इच्छा, अंकुरित होने विश्वास है, ये भी नहीं होगा। अति आवश्यक कार्य मन की भावनात्मक सपने, ये हो सकता है बेटा, हो नहीं सकता है ये। यानी कि 2 में बी ऑप्शन इज राइट आंसर। यानी कि कोई भी गहराई अंकुरित होती है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कोई भी कार्य को दृढ़ता से करना चाहिए। तो अति आवश्यक कार्य मन की भावनात्मक सपने हमारे अंदर होने चाहिए। दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक का आशय क्या है? दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक का आशय क्या है? ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास रखना, सामूहिक यज्ञ करके फसल की कुशलता की कामना करना, फसल की कुशलता हेतु मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करना, निवेदन को ग्राम्य विकास को जुड़े अधिकारियों तक पहुंचा। देखो, दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक, यानी कि कहते हैं ना कि हे भगवान मुझे पास कर दे, हे भगवान मेरी फसल अच्छी होनी चाहिए, मैं मेहनत करूंगा, मैं ऐसे बढ़ूंगा। तो मेहनत करता है उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? फसल की कुशलता की मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करना। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। भरोसे और आशंका की रसाकसी में पंक्ति के आधार पर किसान की मनोदशा से जुड़ा सही विकल्प है। भरोसे और आकांक्षा की रसाकसी में ईश्वर पर अटूट विश्वास की वे फसल को कोई हानि नहीं होने देंगे। ईश्वर पर विश्वास किंतु फसल की कुशलता को लेकर मन आसंगति रहना। परिश्रम का पूर्ण विश्वास होना चाहिए। परिश्रम के पूर्ण विश्वास के साथ साथ भरोसे और आशंका की रसाकसी में पंक्ति के आधार पर किसान की मनोदशा से जुड़ा सही है विकल्प है। ईश्वर पर अटूट विश्वास कि वे फसल को कोई हानि नहीं होने देंगे। ईश्वर पर विश्वास किंतु फसल की कुशलता को मन आशंकित रहना। परिश्रम का पूर्ण विश्वास किंतु भाग्य में क्या लिखा है इससे ज़्यादा आशंकित रहना। स्वयं पर भरोसा करना किंतु प्राकृतिक आपदाओं की आशंका से सदैव भयभीत बने रहना। ठीक है बेटा, तो सीधी सी बात है, ईश्वर पर विश्वास किंतु फसल की कुशलता लेकर मन में आशंकित रहना। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, आप लोग देख लेना, एक बार पढ़ लेना इसको वापस से, और लगभग सही आंसर है, ध्यान रखना इनको भी। कथन ए और के कारण को बी को पढ़ना है। कथन क्या है हमारे पास? किसान अपनी फसल के साथ भावात्मक रूप से जुड़ा है, बात तो सही है। व्यवसाय और व्यवसायी के बीच संबंध स्वाभाविक है, तो दोनों सही है या गलत है? बताइए कौन सा दोनों सही है? क्या दोनों सही है क्या? देखो, व्यवसाय और व्यवसायी के बीच संबंध स्वाभाविक है। स्वाभाविक तो नहीं होता व्यवसाय व्यवसाय के बीच संबंध। किसान अपनी फसल का भावात्मक संबंध जुड़ा हुआ है, बात तो सही है। ए सही है, ठीक है। आर सही है, आर सही नहीं है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, बहुविकल्प प्रश्नों के आंसर देना है, सरल वाक्य बनाना है। इसका सरल वाक्य बताना है आप लोगों को। वाक्य मैंने समझाया था बहुत अच्छे से। न तो तुम वहां जा सके न ही मैं, तुम और मैं दोनों ही वहां नहीं जा सके, तुम भी वहां नहीं जा सके और मैं भी वहां नहीं जा सकता, ये नहीं हो सकता। यद्यपि तुम और मैं वहां जा सकते थे फिर भी नहीं जा सके, किंतु तुम वहां नहीं जा सके इसलिए मैं भी नहीं जा सका। सरल वाक्य में क्या होता है? वहां एक ही क्रिया जहां हो वहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों? वहां पर सरल वाक्य होता है, हमेशा ये भी ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पर एक ही क्रिया, यहाँ तो देखिए नहीं जा सके और यहाँ संयुक्त हो गया। यद्यपि तुम भी नहीं जा फिर भी मैं नहीं जा सका, कुछ नहीं होता, ये कोई सा भी नहीं है। पहला ऑप्शन राइट आंसर। सूर्योदय होते ही प्रकृति पर सौंदर्य खिल उठा। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं और तथा एवं अथवा या लेकिन किंतु परंतु आदि योजकों से जुड़े हुए होते हैं। देखो कहाँ है और कहीं आ रहा है कि ये आ गया। सूर्योदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। मैंने समझाया था, ध्यान रखना। पूरी कंप्लीट व्याकरण हो चुकी है 24 9th और 10th यूट्यूब चैनल पर। पूरी व्याकरण देखना आप लोग, फिर अच्छे से करना इनको, ठीक है। मैं समझा भी दे रहा हूँ वैसा साथ में। मिश्र वाक्य बताना है, कौन सा होगा? आपके आवाज़ उठाने पर भी सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो देखो, आपके आवाज़ उठाते ही सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, नहीं हो सकता। आप आवाज़ उठाएंगे तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आप आवाज़ उठाएंगे और सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे।
आप आवाज उठाएंगे इसलिए सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 3 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ध्यान रखना है, एक बार देख भी लेना, क्योंकि मैंने बताया भी था आप लोगों को कि कहीं पर भी देखो, कहीं पर भी यदि और तो आ जाए, यदि और तो आ जाए तो 101% वह क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, ऐसे ही ध्यान रख लेना, ट्रिक्स में ध्यान रख लेना थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं तो। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सभी सही विकल्प को चुनिए। तो क्या होगा राइट आंसर, मिश्र वाक्य को पहचान कर, मिश्र वाक्य पहचाना है। आप कह सकते हैं कि मिश्र वाक्य है कि आ गया 101%। यदि आप अपना पक्ष रखते हो तो ये भी होगा। यदि आपने गलती ही नहीं की तो उसका दंड आपको क्यों मिलेगा, चूंकि कोई दोष और है इसलिए आप 1 2 3 सही है कि 1 2 3 देखो कहीं पर है क्या, नहीं है। तो 1 2 3 के साथ 4 भी आ रहा है। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। मतलब क्या अभी, अच्छा अलग क्वेश्चन है वो तो देखो यहाँ पर की आ गया, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो क्या होगा, 1 2 3 होगा या 4 होगा, क्या होगा राइट आंसर हमारा, देखो 3, 1 2 3 कंटिन्यू है। अब 1 2 3 यहाँ कंटिन्यू है नहीं, चूंकि दोषी कोई और है इसलिए आप, कोई और है, एक वाक्य हो गया, दूसरा चारों, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, 4 हो जाएंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट। सरल वाक्य बताना है, बिल्ली आई और दूध पी गई, ये तो संयुक्त वाक्य हो गया। 2 नंबर। यदि दूध बाहर न रखा होता तो ये मिश्र वाक्य हो गया। 3 नंबर। हमें बिल्ली का दूध झूठा दूध फेंकना पड़ा, 1 नंबर हो गया। 2 3 1, 2 3 1, ख ऑप्शन इज राइट आंसर। देख लीजिएगा, ख ऑप्शन इज राइट आंसर। ये आपको देखो, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, वरना दिक्कत आएगी आप लोगों को बहुत ज़्यादा। मैंने जितने भी व्याकरण की क्लासें ली है वो सभी के सभी सेशन आप लोग देख लेना बेटा, वरना दिक्कत आएगी आप लोगों को। देख लो, व्याकरण नहीं पढ़ोगे तो। देखो यहाँ पे कृतवाच्य कर्ता की प्रधानता, सकर्मक क्रिया भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है। इसमें सकर्मक होगी केवल, इसमें क्रिया पुल्लिंग होती है, एक वचन में होती है और अन्य पुरुष में होती है, ये भी ध्यान रखना है। भारत द्वारा मैच जीत लिया गया, कर्मवाच्य हो गया। गेंदबाजों ने मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया, कृतवाच्य हो गया। विपक्षी बल्लेबाजी क्रीज पर रुका नहीं जा सकता, भाववाच्य हो गया। तो 2 1 3, 2 1 3, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। देखो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने जो पढ़ा है ना वो यदि आपको याद रहा तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, XYZ कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी व्याकरण में, ध्यान रखना है, बस आप लोग पढ़ लेना उसे। देखो मैंने बताया था ना, दोबारा आ जाता है और सकर्मक क्रिया आ जाती है, दोबारा आ गया सकर्मक क्रिया आ गई, सीधी सी बात है, कर्मवाच्य नहीं, निषेधात्मक हमेशा भाववाच्य में होता है। मैंने बताया बेटा, वहां आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ मैं पेपर हल करवा रहा हूँ जल्दी से, तुम आप पूरा बताऊंगा फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। कर्मवाच्य को उदाहरण बताना है, देखो कहाँ पे सकर्मक क्रिया है। रवीना गजल नहीं गा पाती, रवीना से गजल नहीं गाई जाती, रवीना से गजल नहीं गाई जाती। रवीना पैदल नहीं चल पाती, रवीना से पैदल नहीं चला, ये तो भाववाच्य हो गया, चला जाता। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इनमें से कर्तृवाच्य बताना है, चलो अब घर चलें, चलो अब घर चला जाए, ये नहीं हो सकता। कैरम के बाद अब शतरंज खेली जाए, हमारे द्वारा शतरंज खेली जा सकेगी। तो कर्तृवाच्य में क्या होता है, जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता की प्रधानता के साथ साथ जहां पर अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, लेकिन क्रिया जो होती है वह कर्ता के, क्रिया का लिंग और वचन होता है वह कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार होता है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे, चलो घर अब घर चलें, यहाँ किसी में भी नहीं हो सकता। आगे क्या है, दादी जी पढ़ नहीं सकती, दादी जी अब पढ़ नहीं सकती, उनके मन में पहले से ही भाव छिपा हुआ है, भाववाच्य का रूप बताना है, इसका भाववाच्य बताना है। तो दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकता, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या हो जाए, दादी से अब पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, यही ध्यान आपको रखना है प्यारे बच्चों। जितने भी मैंने व्याकरण के वो पढ़ाया है वो ध्यान रखना है आप लोगों को। कर्तृवाच्य बताना है, देखो कर्तृवाच्य, बिना सहारे बूढ़ी माँ से अब चला नहीं जाता, ये तो भाववाच्य है, और भाववाच्य को हम लोग कर्तृवाच्य बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, अकर्मक क्रिया होनी चाहिए, क्योंकि सकर्मक होगी
तो भी भाववाचक में सकर्मक क्रिया हो नहीं सकती, लगभग निषेधात्मकता प्रयोग होता है वहां पर। तो क्या हो जाएगा, बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं सकेगी, बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाती है, बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाएगी। तो बताओ क्या होगा राइट आंसर, बता सकते हैं मुझे राइट आंसर क्या होगा? बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं सकती, ये हो सकता है क्या? देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि यहां वर्तमान काल की क्रिया है ना, वर्तमान काल है तो वर्तमान ही होना चाहिए, उसका काल कभी भी नहीं बदलता है। आप कर्म को वाच्य को यदि भाववाच्य में बदलेंगे या आप कर्म को कर्ता कर्तृ को कर्म में बदलेंगे तो ध्यान रखना कभी भी काल नहीं बदलना चाहिए आपका। तो वही बात यहाँ है, देखो सकेगी भविष्य हो गया, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब इन दोनों में देखो, बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाती हैं, बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं सकती हैं, पाती है, देखो यहाँ पे ता है ती है, यहाँ सकती है मतलब आगे की बात सोच रहा है, नहीं चल सकती है, लेकिन तो क्या हो जाएगा, नहीं चल पाती, सीधी सी बात है। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखना है आप लोगों को। निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। देखो आपको याद है, यदि पद परिचय के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या याद होना चाहिए, हमें संज्ञा भी पता होना चाहिए, हमें सर्वनाम के बारे में पता होना चाहिए, हमें विशेषण के बारे में पता होना चाहिए, हमें क्रिया के बारे में पता होना चाहिए, हमें अव्यय के बारे में पता होना चाहिए। और सभी टॉपिकों को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बोलो पढ़ाया नहीं पढ़ाया, एक एक टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ध्यान रखना। फिर भी आप गलती करो, तुम्हारी मर्जी है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। तो क्या है पहला, चारों ओर हरियाली छाई, चारों ओर हरियाली छाई मनमोहक लगी रहती थी, रेखांकित पद का हरियाली क्या है इसमें, बताइए हरियाली क्या है, भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एकवचन है, कर्ता है। देखो सीधी सी बात है, किसी भी शब्द में हम लोग क्या जोड़ दें, प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वह क्या हो जाता है, वह भाववाचक संज्ञा बन जाती है। लेकिन यहाँ सीधी सी बात है, हरियाली वैसे ही भाववाचक संज्ञा है तो जाति व्यक्ति तो हो नहीं सकती यहाँ पे। अब यहाँ देखना है, हरियाली भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एकवचन है, कर्ता कारक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तो कर्ता है, ये तो खुद कर्म तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बस यही हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रेखांकित पद में होगा, जोर से ब्रेक मारे, जोर से आ गया मतलब क्या हो गया, अव्यय हो गया। तो बताइए कहां पर अव्यय है, ब्रेक मारे, ब्रेक से पहले आ गया तो क्रिया विशेषण हो गया, सीधी सी बात है। तो जोर से ब्रेक मारे तो क्या हो सकता है इसमें, राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से क्या होगा। देखो क्रिया से पहले आ गया, क्रिया से पहले आ गया मतलब क्रिया का विशेष्य हो गया, सीधी सी बात है। और जोर से मतलब ये तो एक ढंग होता है, तरीका होता है, कोई धीरे धीरे ब्रेक मारे, कोई जोर से ब्रेक मारे, तो क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और विशेष्य क्रिया मारे। ठीक है, स्थानवाचक हो नहीं सकता, स्थानवाचक यहाँ वहाँ जो सो ये होता है। कालवाचक ये है ही नहीं, अब तब जब है ही नहीं, परिमाण है ही नहीं। यह पुस्तक मैंने तब खरीदी थी जब मैं 15 वर्ष का था, यह पुस्तक जब मैंने खरीदी जब मैं कितने वर्ष का था, 15 वर्ष का था। तो बताइए क्या होगा। देखो मैंने एक चीज बताई थी, आपको याद हो तो, संज्ञा से पहले कोई भी सर्वनाम आता है, संज्ञा से पहले कोई भी सर्वनाम आता है तो वह हमेशा के लिए 101% क्या बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो देखो यहाँ पे और सार्वनामिक को क्या कहा जाता है, संकेतवाचक भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो संकेतवाचक आ गया, ठीक है। देखो एक मिनट हमेशा ध्यान रखना, संकेतवाचक है, यह है, एक वचन भी है, पुल्लिंग, खरीदी थी, खरीदा था, ठीक है। हाँ, जब मैं 15 वर्ष का था, तो सार्वनामिक सर्वनाम, देखो ये तो है नहीं दोनों, ठीक है। तो संकेत हो गया, एक वचन भी हो गया, विशेष्य पुस्तक हो गया। और विशेष्य किसे कहते हैं, जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, सीधी सी बात है। देखो सर्वनाम विशेषण बी ऑप्शन होगा बेटा। मैंने बताया ना, किसी भी संज्ञा सबसे पहले कोई भी सर्वनाम आ जाता है तो वह 101% सर्वनाम विशेषण होता है, बस ये ध्यान रखना। यहाँ पे सर्वनाम था, ये ध्यान नहीं आया मुझे पहले,
हाँ, मैं इसी में रुक गया यहाँ पर, तो यहाँ सर्वनाम विशेषण, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। हालदार साहब ने पान खाया, रेखांकित शब्द का पद परिचय बताना। खाया क्या है, क्रिया है, बात तो सही है। खाया सकर्मक क्रिया है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो, ये आ गया, सीधी सी बात। अरे कहने का तात्पर्य क्या है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए यार। ऐसे ऐसे प्रश्न आए सीधे सीधे जो हमें आराम से हल कर सकते हैं, सीधी सी बात है। आप लोग एक बात ध्यान रखना, हमेशा हमें सीधा सा एक ध्यान रखना है, खाया उठाकर खाया, मतलब कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है तो सकर्मक क्रिया होगी, बस एक ही दे रखा है, सीधी सीधी बात, और कुछ दे ही नहीं रखा वहां पर। नेक्स्ट, कुछ लड़के बाहर खेल रहे हैं, चाय में कुछ पड़ा है, कुछ का सामान है, कुछ क्या हो गया, अनिश्चित सर्वनाम हो गया। तो पहला कुछ सर्वनाम विशेषण हो गया, बात तो सही है। दूसरा कुछ अनिश्चित संख्यावाचक हो गया, एक मिनट छोड़ते हैं इसको। पहला कुछ अनिश्चय हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ लड़के, ये भी सही है, ऐसे अनिश्चय भी हो गया यहाँ पर। कुछ अनिश्चित संख्या विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। चाय में कुछ पड़ा है, कोई और कुछ, ठीक है। पहला कुछ अनगिनत संख्यावाचक विशेषण हो गया, और दूसरे की हम लोग बात करें तो अनिश्चित संख्यावाचक, कुछ लड़के बाहर खड़े हैं, कुछ लड़के बाहर खड़े हैं। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखना, कोई और कुछ दो होते हैं। कुछ का प्रयोग हम लोग निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं, और कोई का प्रयोग सजीव वस्तु के लिए करते हैं। तो कुछ लड़के अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, दूसरा कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। देखो बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ लड़के अनिश्चयवाचक संख्या, वो तो बात सही है, लेकिन यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य क्या है बेटा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि अनिश्चित संख्यावाचक भी हो गया, ये सही है, ये बात तो अनिश्चित सर्वनाम तो नहीं हो सकता। और दूसरा अनिश्चय कुछ पड़ा है, चाय में कुछ पड़ा है, तो अनिश्चय, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा बेटा, सी ऑप्शन होगा बेटा। क्या होगा, सी ऑप्शन ही होगा, ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट, अलंकार पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। अर्थ बिना कब पूर्ण है, शब्द सकल काज, अर्थ अगर आ जाए तो ठाट बाट हो राज, इनमें से प्रयुक्त अलंकार है। देखो एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे अर्थ पूर्ण कब पूर्ण है, इन बहुत सारे अर्थ निकलेंगे यहाँ पे। शब्द सकल जग काज, बहुत सारे कार्य होते हैं। अर्थ अगर आ जाए तो ठाट बाट हो राज, मतलब अर्थ यानी क्या होता है, बिना धन के कोई भी कार्य नहीं होता। तो यहाँ अर्थ के बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं, अर्थ बहुत सारे कार्य होते हैं। तो सलेस, सलेस का अर्थ क्या होता है, चिपकना होता है। ये तो हो ही नहीं सकता, अतिशयोक्ति भी नहीं है, उत्प्रेक्षा भी नहीं है, और ये भी नहीं है, सीधी सी बात है यहाँ तो। मतलब डायरेक्ट ध्यान रखना हमें। कैसे कलुषित प्राण हो गए, मानो मन, मानो आ गया तो आंख बंद करके जनु मनु, जनु जानो मनो, आनो आना आ जाता है। जनु मनु जानो, जनु मनु जानो, ये शब्द जहाँ पर आ जाते हैं बेटा, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं आपको आज तो आंसर, फिर एक दिन हम अलग से स्लाइड्स के आधार पर बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे एक एक अलंकार को। ठीक है, आगे है, इधर उठाया धनुष क्रोध में और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों में प्राण। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इधर उठाया धनुष क्रोध में, इधर उठाया धनुष क्रोध में, चढ़ाया उस पर बाण। ठीक है, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, देखो कितनी बड़ी बात कह रही है कि जैसे ही धनुष क्रोध में धनुष और बाण, धनुष उठाया और उस पर बाण लगाया और नदियां कांप रही हैं। मतलब क्या है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ाई नहीं करो तुम। कहा कि जैसे ही राम जी ने धनुष उठाया, उसमें बाण डाला, तो सभी नदियां, पूरे विश्व की नदियां कांप उठी। ये तो गलत बात है, अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर, सीधी सी बात है। एक दिवस सूरज जी ने सोची छुट्टी लेने की बात, सोचा कुछ पर सुकून मिलेगा, चलने दो धरती पर रात, काव्य पंक्ति प्रयुक्त अलंकार है। देखो यहाँ पर जहाँ पर प्राकृतिक संपदाओं का, प्राकृतिक जितनी भी संपदा होती है उसको मानव जैसा कार्य करते हुए दिखाया जाए। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दिवस सूरज ने सोची, यानी एक दिन सूरज ने सोचा छुट्टी लेने की बात, कि छुट्टी ले लेता हूँ मैं, सूरज सुबह उगूंगा नहीं।
उदय नहीं होगा। सोचा कुछ पल सुकून मिलेगा, सोचा कुछ पल सुकून मिल जाएगा, छुट्टी ले लूँगा तो। चलने तो धरती पर रात, ऐसे हो सकता है क्या? सुकून छुट्टी कौन लेता है? इंसान लेता है, मनुष्य लेता है। तो यहाँ पे मानव का अलंकार हो गया। मानव जैसा कार्य करते हुए दिखाया जा रहा सूरज को। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भरे गए, इन कणों में पूर्ण मानव। मानव आ गया तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा? उत्प्रेष अलंकार। मानव आ गया। देखो मैंने ट्रिक्स में पढ़ा है, एक एक चीज मैंने आपको ट्रिक्स में पढ़ाई, और फिर भी आप लोग गलती करो ना बेटा, तुम्हारी मर्जी है बेटा, फिर मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। हाँ हाँ ठीक है। अब देखो इसको पढ़ लेना, ये बहुत ही ईजी है। ये चैप्टर मैंने आपको करवा भी दिया है, हालदार साहब वाला। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे से करवाया है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा उसमें। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। हालदार साहब क्या सोचकर दुखी हो गए? देशभक्तों का मजाक उड़ाने वाली बिकाऊ कौम को देख करके। तो क्या हो जाएगा? ये नेताजी का चश्मा याद हो तो आप लोगों को याद है, 15 दिनों से कंपनी के काम से जाया करते थे। ठीक है, आपको याद हो तो बताया था मैंने। ठीक है, हाँ तो ख ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की आंखों में चश्मा नहीं होगा। हलदार साहब ने ऐसा क्यों सोच रहे थे? कैप्टन के मारे चश्मे बिक जाने के कारण नहीं हो सकता। कैप्टन के गंभीर रूप से बीमार हो जाने के कारण नहीं हो सकता। मूर्तिकार मास्टर की भूल और कैप्टन की मृत्यु के कारण। बात तो सही है, नटकर बच्चों द्वारा नहीं। सी ऑप्शन। हलदार साहब की आदत से मजबूर आंखों ने क्या किया? चौराहे पर आते ही पान की दुकान खोजने लगे। उन्होंने कैप्टन का स्मरण किया और वे नम हो गई। चौराहे पर आते ही स्वभावतः मूर्ति की ओर उठ गई। बांस और चश्मे लगाकर उसके बेचते हुए कैप्टन को खोजने लगी। मजबूर आंखों ने क्या किया? वो आते ही मूर्ति के सामने रुक गए और उनकी तस्वीर देखने लगे। हलदार साहब क्यों चीख पड़े हुई? हलदार साहब क्यों चीख पड़े? पान वाले का बदला हुआ व्यवहार देखकर नेताजी की मूर्ति पर क्यों चीख उठे? सरकंडे। आपको पता है उन्होंने क्या सोचा कि यह किसी बच्चे ने लगाया होगा गलती से, लेकिन उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी देशभक्ति मैंने आज तक नहीं देखी है, इतनी अच्छी भक्ति मैंने आज तक नहीं देखी है, तो इसलिए वो चौंक उठे सरकंडे का चश्मा देख करके। तो क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। सरकंडे का बना छोटा चश्मा किस बात का प्रतीक है? देशभक्तों के प्रतीक है, सीधी सी बात है। अब आप लोग पढ़ोगे ना तो आप लोग आसानी से समझ जाओगे। मैंने जितना पढ़ा है उतना भी याद कर लोगे तो बेटा काफी आपके लिए काफी लाभदायक होगा। अब देखो जो मैंने पढ़ाया था गद्य खंड में से, उसमें से आ रहा है, बाल गोविंद भगत साधु की सभी परिभाषाओं पर किन गुणों के कारण खरे उतरे? यानी बाल गोविंद भगत याद है क्या? बाल गोविंद भगत कौन था? कहाँ से लिया गया है ये बाल गोविंद भगत? याद है क्या आपको पाठ? हाँ याद है? याद है क्या किस पाठ से लिया? मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से किस पाठ से लिया गया है। मधुर गायन, खेतीबाड़ी करना, गांधीवादी दर्शन, सारा समय पूजा में बैठाना, मृत्यु से न घबराना। अरे याद है क्या? कीर्ति का भाग 1, बाल गोविंद भगत, माता का अंचल याद हो तो, मृत्यु से न घबराना, हर समय भजन में लीन रहना, बेटे बहू से बहुत प्रेम करना, सात्विक ग्रस्त जीवन। सही बता रहा हूँ क्या मैं? बताइए जल्दी से। कबीर, दर्शन से सज्जित आत्मा। सही बता रहा हूँ क्या? बाल गोविंद भगत किस लेसन से लिया गया है? लखनऊ अंदाज से लिया गया है या माता का अंचल से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा। बताइए। अरे आपको याद हो जितना भी अनाज होता था वो कबीर के मठ पर पहले चढ़ाया करते थे, तो कबीर दर्शन सीधी सी बात है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बताना मुझे कमेंट करके। पूछा जा सकता है बाल गोविंद भगत पात्र है वो किस रचना से लिया गया है? आपसे पूछा जाएगा, फिर क्या करोगे भाई? काशी का संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा गया, यानी काशी को संस्कृति की पाठशाला किस लिए कहा गया? यहाँ के लोग अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार देते हैं। यहाँ ये सांस्कृतिक संस्कृति अभियान का शुभारंभ हुआ था। यहाँ गली गली में पाठशालाएं जिनमें संस्कार सिखाए जाते हैं। यह विद्वानों, कला मर्मज्ञों। देखो सीधी सी बात है, मतलब कोई दिक्कत आ रही है क्या आप लोगों को? है कोई दिक्कत आ रही है क्या? काशी को संस्कृति क्यों कहा गया? अभी
सीधी सी बात है, बहुत ही पुराने समय की बात अभी चलती हुई आ रही है, तो सीधी सी बात है। नेक्स्ट है तार सप्तक। तार सप्तक में जब बैठने लगता, देखो मैं आंसर बता देता हूं आपको, आप लोग देखते रहना। तार सप्तक में बैठने लगता, उसका गला, पंक्ति में उसका शब्द किसके लिए है? प्रधान गायक के लिए, संगतकार के लिए। संगतकार एक कविता है ना आपकी, याद है क्या आप लोगों को? हाँ, वही है इसका आंसर। तो किसके लिए है? प्रधान गायक के लिए है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, हाँ ध्यान रखना इनको अच्छे से। संगतकार का स्वर मुख्य गायक की सहायता कब करता है? जब उसका वह कहीं खो जाता है। जब ऐसा करने के लिए उसका मन उससे कहता है। जब गायन को प्रभावी बनाकर वह वाहवाही लूटना चाहता है। गायक के द्वारा किसी पंक्ति विशेष गाने का आग्रह किए जाने पर। गायक कंठ कमजोर होने पर। प्रेरणा का उत्साह में गिरावट आने पर। संगतकार का कार्य यही होता है, जब मुख्य गायक थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है ना, वो कहीं खो जाता है, तो वहीं पर वह उसे उठाने के लिए उसकी सहायता वह कर देता है। तो क्या हो जाता है? गायक का जब कंठ कमजोर पड़ जाता है तो वह उसकी आवाज को उठाने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है संगतकार किसका प्रतीक है? संगीत को पागलपन की हद तक चाहने वाले जज्बात का। स्वर को साधने के लिए अनवरत की जाने वाली साधना का। किसी की सफलता से निस्वार्थ सहयोग करने की भावना का। मनोरंजन, माधुर्य, मनुष्यत्व, अपनत्व, प्रतिबद्धता, प्रेरणा का। तो संगतकार किसे कहा जाता है? अभी किसे कहा जाता है? किसी की सफलता में निस्वार्थ सहयोग करने की भावना का, उसे संगतकार कहा जाता है। यानी कि बिना लाभ के किसी की सहायता करते रहना। और संगतकार हमेशा मुख्य गायक की प्राचीन समय से उसकी सहायता करता हुआ आ रहा है, बिना किसी स्वार्थ के। नेक्स्ट चलें। कभी कभी संगतकार गायक का यूं ही साथ क्यों देता है? यूं ही साथ क्यों देता है? अभी अपने आप को उसके समकक्ष प्रदर्शित करने के लिए नहीं, उसे यह संदेश देने के लिए कि वह स्वयं अकेला न समझे। वेरी गुड, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। संगतकार की मनुष्यता किन कार्यों से प्रकट होती है? प्रधान गायक की सेवा सदैव श्रद्धापूर्वक जुटे रहने से। गाने से पहले प्रत्येक कार्य करने की पूर्व योजना बनाने से। स्वयं को विशिष्ट न बनाकर प्रधान गायक की विशिष्टता बढ़ाने से। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बेटा देखो ऐसे नहीं आएंगे, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा जिनको मैंने बताया वही। फसल कविता में फसल की श्रेष्ठ परिभाषा। फसल कविता याद है ना, नागार्जुन जी की। फसल कविता में फसल की श्रेष्ठ परिभाषा के साथ प्रकाश में आए अन्य बिंदु हैं। जैविक खेती को प्रोत्साहन एवं कृषि विज्ञान की समझ द्वारा खेती, पर्यावरण संरक्षण, उपभोक्तावाद, प्रकृति और मनुष्य में संबंध, कृषि संस्कृति निकटता, प्रकृति और मनुष्य के संयोग में सृजन, क्रमवाद और भाग्यवाद में वैज्ञानिक तरीके से कृषि करने का आह्वान करने के संबंध में। तो क्या होगा राइट आंसर, बता सकते हैं आप लोग मुझे? तो क्या हो जाएगा? कृषि संस्कृति से निकटता और प्रकृति मनुष्य में सहयोग में सृजन। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? कृषि संस्कृति निकटता होनी चाहिए, प्रकृति और मनुष्य में संयोग में सृजन यानी होता है निर्माण करना चाहिए। हमेशा हमें प्रकृति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमें उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वह हमें फसल करने के लिए बहुत कुछ देती है। तो यही बात यहाँ राइट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। गोपियों को उद्धव का शुष्क संदेश पसंद न आने का मुख्य कारण क्या था? उद्धव के कठोर शब्द? नहीं। उद्धव में वाक पटुता की कमी। गोपियों को प्रेम मार्ग के स्थान पर ज्ञान मार्ग को पसंद? नहीं। गोपियों ज्ञान मार्ग के स्थान प्रेम मार्ग को पसंद, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट है वर्णात्मक आ गए हैं हमारे। अब देखो यहां से वर्णात्मक आ तो गए हैं, ये कैसे याद होंगे उसकी ट्रिक्स मैं बता देता हूं। नवाब साहब की सनक, नवाब साहब आ गया मतलब लखनवी अंदाज, याद है ना? लखनवी अंदाज किसका है? यशपाल जी का, वहां से लिया गया है। नवाब साहब की सनक नकारात्मक थी, किंतु हर सनक नकारात्मक नहीं होती। सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी व्यक्ति को अपने कार्य करने के लिए लगन होनी चाहिए। लगन होगी ना तो मेहनत के साथ वह कार्य करेगा। तो आप किसी का भी उदाहरण दे सकते हैं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, किसी का भी उदाहरण दे सकते हैं आजादी के लिए। ठीक है। महानगर की फ्लैट कल्चर और लेखक के मनो भंडारी, एक कहानी यह भी याद है क्या?
याद है क्या? पढ़ी है आपने? पढ़ी है क्या मनु भंडारी की? हाँ भाई बताइए जल्दी से, पढ़ी है तो। एक कहानी यह भी मनु भंडारी की पढ़ी है क्या? उन्होंने कहा था ना फ्लैट कल्चर में क्या हो गया, एक आंकीपन हो गया, वहां लोग एक दूसरे से किसी को मतलब ही नहीं है। लेकिन जो घर का कल्चर होता है, पड़ोस कल्चर होता है, वो क्या होता है, एक दूसरे से मिलकर के व्यवहार करते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं। लेकिन फ्लैट में कल्चर में ऐसा नहीं होता है, वहाँ एकांकीपन हो गया, यानी पूरी संस्कृति मिट चुकी है। मंगलदवनी किसे कहते हैं? शहनाई बजती है ना, उसे मंगलदवनी कहते हैं। बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगलदवनी का नायक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके बिना मंगलदवनी, यानी कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है शहनाई के लिए। तो नौबत खाने में याद है क्या? याद है क्या? बता दो मुझे कहाँ से लिया गया ये नौबत खाने में इबादत? याद है क्या यतीन्द्र मिश्र जी का? अरे याद है या नहीं है? नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र। संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? संस्कृति पाठ के आधार बताइए। संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जाता है जो एक दूसरे की सहायता करे। यानी कहाँ से लिया गया ये लिया गया संस्कृति से। बदंत आनंद कौशलायन, याद है क्या? बदंत आनंद कौशलायन जी का पाठ है, ठीक है, देख लेना आप लोग इसे। नेक्स्ट है, अब आगे हमारी कृतिका से। क्रोध से बात अधिक बिगड़ जाती है, नहीं कृतिका नहीं, क्षितिज का ही है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और कहाँ से लिया गया ये? रामचरितमानस के, और रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। क्या कहा गया है? क्रोध से बात और अधिक बिगड़ जाती है। इस अंश के आधार पर लोग, बात तो सही है। देखो प्रभु श्री राम विनयशील वचनों से परशुराम जी के गुस्से को शांत कर रहे थे, लेकिन उससे उल्टा यदि हम लक्ष्मण की बात करें तो लक्ष्मण क्या था? उखाड़ू स्वभाव का आदि इंसान था। वह किसी के क्रोध को देख नहीं सकता था, यानी कि कोई विरोधी होता, किसी अत्याचार करता तो वह उसे देख नहीं पाता, वह तुरंत उससे झगड़ा लेने के लिए मोल हो जाता था। तो वह उसके गुस्से को, जैसे अग्नि में घी डालते हैं उसके समान उसके गुस्से को बढ़ा रहा था। तो यही इसका आंसर होगा। आपके पाठ्यक्रम की किस कविता में कवि ने बादल से, किस कविता में? उत्साह कविता में। पूरा भी नहीं पढ़ा मैंने तो। बादल फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्योंकि जब भी देश में कोई परिवर्तन हुआ है, जब कोई अच्छा कार्य हुआ है तो क्रांति से हुआ है, विद्रोह के साथ में हुआ है, इसलिए कवि, और उत्साह का भाव भरने के लिए किया है, इसलिए कवि ने बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है। मैंने बहुत अच्छा करवा रखा है ये दोनों क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, ध्यान रखना। पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, याद है क्या कहां से लिया गया है? पद को पढ़ते पता होना चाहिए। यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान किसकी है बेटा? नागार्जुन जी। किसकी है? नागार्जुन जी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? कोई भी इंसान कितना भी कठोर पत्थर का क्यों ना हो, यदि बालक की मुस्कान को देख लेता है, एक दंतुरित मुस्कान को देख लेता है, तो वह पत्थर भी, कठोर हृदय का व्यक्ति भी हंसकर मुस्कुराने लग जाता है और अच्छी अच्छी बातें करने लग जाता है। पूरक पाठ। अब आ गई तुम्हारी कृतिका। वही सुख शांति सुकून अखंडित संपूर्णता, पेड़ पौधे पशु आदमी सब अपनी अपनी लय ताल गति में, हमारी पीढ़ी की प्रकृति की लय ताल गति से खिलवाड़ अक्षम्य अपराध किया है। साना साना हाथ जोड़ी। मधु कांकरिया जी, मधु कांकरिया जी ने कहा है ना, क्या कहा है मधु कांकरिया जी ने? कि लोग हमारी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, नदियों में मतलब कचरा डाल रहे हैं। ये क्या है? बहुत ही बड़ा नुकसान है। हमारे ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उसे गंदगी बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए हमें, ठीक है। फिर है, मैं क्यों लिखता हूँ? अगे जी ने क्या कहा है कि रचनात्मक भीतरी व्यवस्था उसे लेखन की मजबूर। बात तो सही है। यदि अंदर से जब कोई भाव उत्पन्न होता है ना, तो वह लिखावट बहुत अच्छी होती है, बहुत भावपूर्ण होती है। यदि भारी मन से हम लोग लिखेंगे ना, तो फिर हम उसमें कुछ भी कार्य नहीं कर सकते किसी भी प्रकार का। तो अंदरी लेखन, अंदर से जो भाव आते हैं ना, वही लिखावट में जान डाल सकती है। जैसे ही लेखक ने लिखा था ना, हिरोशिमा पर जब को जापान द्वारा बम गिरवाया गया था, तो वह पत्थर की मूर्ति पर एक मनुष्य की तस्वीर चिपकी हुई थी। उस चिपकी हुई तस्वीर को देखकर उनके मन से निकले भाव, इसलिए उन्होंने हिरोशिमा पर कविता लिख दी। माता का अंतर शिव पूजन सहाय जी का गया, ठीक है। भोलानाथ अपने माता पिता से बहुत लगाव था। बचपन में हर बच्चा एक पल के लिए भी माता पिता का साथ नहीं छोड़ना चाहता, किंतु माता पिता के बूढ़े हो जाने पर इनमें से कुछ उन्हें साथ न रखकर वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। अभी बताया था, याद है? ऐसे एक गद्यांश भी आया था हमारा कि एकाकीपन में खुशी ढूंढ रहे नालायक।
अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, खुद हम एक में छोड़ रहे हैं, तो आजकल ये खुशी नहीं है। तो आप अच्छे से आराम से अच्छे से लिख सकते हो। और मैं आज तो मैं फास्ट बता रहा हूँ, मैं आराम से इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा एक बार वापस से, चिंता मत करो। अनुच्छेद लिखना है तो अनुच्छेद मैंने बहुत अच्छा समझा रखा है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार अड्डा 24/7 क्लास 9th और 10th में जाकर के, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे से देखना। जीवन का कठिनाई दौर और देखो एक बात बताना है, अनुच्छेद में आप लोगों को इन्हीं के अनुसार ये संकेत बिंदु दिए जा रहे हैं, इन्हीं के अनुसार आपको अनुच्छेद लेखन लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है, जैसे निबंध में लिखते हैं लोग, ऐसे अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है, 120 शब्दों में लिखना है। मैंने बहुत बार अच्छे समझाया, बहुत अच्छा लिखा है। साइबर युग, साइबर ठगी, इन्हीं संकेत बिंदु के आधार लिखना है, बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप लोग लिख सकते हो। ये पत्र आ गया है, पत्र मैंने बहुत अच्छा समझा रखा है, ध्यान रखना। संपादक के नाम पत्र, मैंने संपादक के नाम ही पत्र लिख रखा है। छात्रावास है, पत्र है, माताजी को लिखना है, स्वास्थ्य के प्रति अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, आप लिख देना, ठीक है। दोनों है, औपचारिक अनौपचारिक पत्र, मैंने दोनों समझा रखा है आपको। और एक बात ध्यान रखना, हमेशा बाएं साइड से लिखना है, हमें इधर से शुरू करना है, अंत में भी इधर से करना है, चाहे प्रेषक हो, चाहे प्रेषित हो, चाहे अभिवादन हो, चाहे विषय हो, सब हमें बाएं साइड से लिखना है, दाएं साइड में हमें कुछ भी नहीं लिखना है। आगे आ रहा है एक बायोडाटा। बायोडाटा कैसे लिखते हैं? सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जन्म तिथि, कक्षा, जो भी XYZ होता है, आप लोग आराम से, मैंने समझा रखा है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं आराम से एक दिन एक बार वापस इसको समझाऊंगा। विज्ञापन है, प्रत्येक व्यवसाय के लिए विज्ञापन जरूरी है। यहाँ दुकान खोली है रेडीमेड की, तो आप लिखोगे यहाँ ऊपर ऐसे, खुल गई है, खुल गई है, खुल गई है, रेडीमेड की दुकान खुल गई है, प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। सभी बच्चों बड़ों के कपड़े बहुत ही सस्ते दाम पर यहाँ बेचे जाते हैं, 2 के साथ 1 फ्री, फलाना ढीका, कुछ भी लिख देना, मैंने बहुत अच्छा समझा रखा है। विज्ञापन आप देखिए, एक बार वीडियो देखिए ना, नहीं समझ में आए तो मुझे कहना है, आप आराम से लिख सकते हो। एक बधाई संदेश लिखना है, और बधाई संदेश में सबसे पहले क्या आता है, भैया भाभी को वैवाहिक वर्षगांठ की एनिवर्सरी, यानी कि पहले क्या लिखोगे, आपको पहली सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं, मध्य में लिख दो ऐसे, ये है, एक बार मैं समझा देता हूँ। ऐसे आयताकार बॉक्स बना लेना पहले, और यहाँ पे लिखना आपको हार्दिक शुभकामनाएं एनिवर्सरी की, यहाँ दिनांक लिखना है, यहाँ समय लिखना है, यहाँ लिखना है प्रिय भैया और भाभी जी, यहाँ लिखना है आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आप ऐसे ही फलते फूलते रहो, ऐसे आगे बढ़ते रहो, फिर लिख देना यहाँ पे तुम्हारा भाई, बस सीधी सी बात है। समझा रखा है मैंने, ऐसे नहीं है समझा नहीं रखा है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो ये था बेटा प्यारे बच्चों आज का आपका सैंपल पेपर। देखो थोड़ा फास्ट समझाया है, लेकिन उम्मीद करता हूं मैंने जितना पढ़ाया है आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 क्लास 9th and 10th यूट्यूब चैनल पे जाना है, और वहां हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, ठीक है। और वहां जाना, मैंने सब विज्ञापन हो गया, अनुच्छेद लेखन हो गया, पत्र लेखन हो गया, सब मैंने बहुत ही इजी वे में समझा रखा है। और जितने भी क्वेश्चन आए ना, ये सब मैंने अलग से आपको अलग से वीडियो, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की भी अलग से वीडियो है, और प्रत्येक जैसे मैं कोई चैप्टर फिनिश करवा देता हूं तो उसके बाद मैं अभ्यास प्रश्नों के साथ साथ में MCQ भी हल करवा रहा हूं। और जितने क्वेश्चन आए व्याकरण के, मैंने कंप्लीट व्याकरण पढ़ा दी है, एक बार व्याकरण भी आप जाकर के देखिए। उम्मीद करता हूं आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।